जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार स्टेट सामाजिक विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एग्ज़ाम 18/9/2023 का यह क्वेश्चन पेपर है, जो कि शिफ्ट 6 में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है जो बिहार स्टेट में 2023 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था। तो कैरावल जहाज़ जो है यह किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, पुर्तगालियों के द्वारा, जो कि यह हल्के और तेज चलने वाले जहाज़ थे। तो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज़ कैरावल का निर्माण किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि भारत में अंग्रेज़ों के आगमन डचों के बाद हुआ। तो भारत में जो अंग्रेज आए थे वे डच के बाद आए थे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी। जो कंपनी की स्थापना है वह सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में सबसे पहले डच आए थे, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुआ था, जिसे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि उत्तम आशा आंतरिक की खोज किसने की थी। तो उत्तम आशा आंतरिक की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो ये बार्थोलोमो डियाज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, बार्थोलोमो डियाज के द्वारा उत्तम आशा आंतरिक की खोज किया गया था। उत्तम आशा आंतरिक, जिसे हम लोग केव ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं, की खोज वर्ष 1488 में बार्थोलोमो डियाज, जो कि ये पुर्तगाली था बार्थोलोमो डियाज, तो बार्थोलोमो डियाज ने किया था। पुर्तगाली इस मार्ग से होते हुए भारत पहुँचे थे। भारत उस समय यूरोप में मसालों का महत्वपूर्ण स्रोत था। तो भारत जो है उस समय मसालों का सबसे बड़ा स्रोत था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो कॉमन सेंस की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो ये टॉमसन पेन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है, टॉमसन पेन के द्वारा कॉमन सेंस की रचना की गई थी। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना टॉमसन पेन ने की थी। टॉमसन पेन ये इंग्लैंड का राजनीतिक कार्यकर्ता है, दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार था। उसने कॉमन सेंस और अमेरिकन क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इसके द्वारा अमेरिकन क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना की थी और कॉमन सेंस, ये दोनों पुस्तक की रचना किया था। इसके विचार मानव अधिकारों के प्रभुत्वता युग के आदर्शों को दर्शाता है। इसके विचारों में अमेरिकी क्रांति को भी प्रभावित किया था। तो इसके विचारों के द्वारा अमेरिकी क्रांति को भी प्रभावित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताना है क्या थी। इसमें था गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग, जो कि ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 ईस्वी में हुआ था तथा इसने अमेरिका के मूलभूत राजनीतिक ढांचे को ही बदल दिया और अमेरिका एक गणराज्य घोषित हुआ तथा अमेरिका में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई। तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो ये अमेरिका में स्थापित हुआ था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ये 1688 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, 1688 ईस्वी में। इसमें दिया गया है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी।
गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो रक्तहीन क्रांति कहाँ पर हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था, क्योंकि यह शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी। इंग्लैंड के राजा का बदला, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली, पर कहीं खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। इंग्लैंड के राजा जेम्स सेकंड द्वारा सांसदीय संप्रभुता को चुनौती देने के फलस्वरूप इंग्लैंड में 1688 की क्रांति हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी ये अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में जनजातियों की सर्वाधिक आबादी है। अफ्रीका को जनजाति महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। तो अफ्रीका को जनजाति महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। अफ्रीका की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, जो कि कंजर, डोगोन, येरुबा और मबेगा, ये जो कि प्रमुख जनजातियां हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि पहला संथाली जिसने अंग्रेज़ों पर हथियार उठाया। तो पहला संथाली कौन था जिसने अंग्रेज़ों पर हथियार उठाया था? तो ये था तिलका माझी था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, तिलका माझी। इसमें दिया गया है कि पहला संथाली जिसने अंग्रेज़ों पर हथियार उठाया था वह तिलका माझी था। तिलका माझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। तिलका माझी संथालों के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने में कभी भी पीछे नहीं हटे। संथाल जनजाति के लोग राजमहल की पहाड़ी के जंगलों में जीवन यापन करते थे, और जब अंग्रेज़ों ने उसे हस्तगत करना चाहा तो वे तिलका माझी के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ? तो चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? ये 1771 में चुआर विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, 1771। इसमें दिया गया है कि चुआर विद्रोह की शुरुआत 1771 ईस्वी में हुई थी। 1774 में धल भूम के राजा जगन्नाथ धल के नेतृत्व में चुआरों ने बहराड़, गोड़ा और नरसिंहगढ़ के सभी तथा हल्दी पोखरल के 2 गांवों को आग के हवाले कर दिया था। 1782 से 84 में मंगल सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया, अतः इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने दबा दिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10 है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये था गुंडाधुर का, जो कि बस्तर आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी। इसमें दिया गया है कि आज़ादी के गुमनाम नायकों में से एक रहे बस्तर के गुंडाधुर ने 1910 ईस्वी में आदिवासियों की धरती को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध धूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किया, और अंग्रेज़ों द्वारा तमाम छल बल अपनाने के बावजूद वे कभी पकड़े नहीं गए। इस आंदोलन की नींव 1891 ईस्वी में पड़ी, जब अंग्रेज़ों ने बस्तर के तत्कालीन राजा के चाचा को दीवान पद से हटा दिया। फिर उसके बाद आता है कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह ये जो कि 1831 से 32 ईस्वी के बीच में कोल विद्रोह हुआ था। 1831 से 32 ईस्वी के दौरान कोल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह की विशेषता यह थी कि कोल आदिवासी अकेले नहीं लड़ते थे, बल्कि उनके साथ होन्स, ओराव और मुंडा जैसे आदिवासी भी लड़ते थे। कोल विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू किए गए शोषण का ही एक प्रतिफल था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो कोल विद्रोह में बुद्धू भगत, जो कि ये कोल विद्रोह में शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, बुद्धू भगत। दिया गया है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। यह विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह कंपनी द्वारा शुरू किए गए शोषण की प्रक्रिया का परिणाम था। अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए आदिवासी विद्रोह में यह सबसे सशक्त विद्रोह था। हालांकि आधुनिक उपकरणों से लैस अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को अंततः दबा दिया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो चावल। ऑप्शन नंबर सी सही है, चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है। तो चावल धान के रूप में भी जाना जाता है। चावल उष्णकटिबंधीय और शोषण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल फसल के लिए चिकायुक्त जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक उपयुक्त होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा देश है? तो ये चीन है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही है, चीन।
चीन चावल का प्रमुख उत्पादक है। विश्व के 3 सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है अपना, और तीसरे नंबर पे बांग्लादेश है। तो चीन सबसे पहले नंबर पे है चावल उत्पादन पे, उसके बाद आता है भारत, फिर उसके बाद आता है बांग्लादेश, फिर उसके बाद दिया गया है इसमें, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है। तो कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसके एक्सप्लेनेशन को जानते हैं। तो भारत में कुल फसल उत्पादन का 22.34% क्षेत्र तिलहन के अंतर्गत आता है। भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात में किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है। तो खरीफ फसलों का उदाहरण कौन सा है, तो चावल, जो कि ये खरीफ फसल में आता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, चावल खरीफ फसलों का उदाहरण है। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है। खरीफ की प्रमुख फसलें हैं, तो कौन कौन सी है, तो चावल है, कपास है, जूट है, ज्वार है, बाजरा है आदि फसलें, जो कि ये खरीफ की फसलें हैं। जबकि रबी की ऋतु, जो कि अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो गेहूँ होता है, चना होता है, तुरई होता है और सरसों व जौ, ये जो कि रबी की फसलें होती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। तो ये कौन सी प्रणाली है, तो वृक्षारोपण कृषि होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, वृक्षारोपण कृषि। इसमें दिया गया है कि वृक्षारोपण कृषि कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। इसके लिए आधुनिक मशीनरी यानी कि बीजारोपण व कटाई के लिए और निश्चित रूप से कर्मियों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत कपास, चाय, कॉफ़ी, केला आदि की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि विश्व में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है। तो फाइबर फसल कौन सी है, तो जूट, जो कि जूट को फाइबर फसल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जूट फाइबर फसल है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकास वाले उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में बताना है, इसमें कौन सा सत्य है। तो इसमें दिया गया है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया है। तो जो कि ये ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें सही है। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया है। लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में सत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यूएनओ को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये 2001 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यूएनओ को वर्ष 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं होती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे। तो कितने थे, तो ये 42 राष्ट्र थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, राष्ट्र संघ में चार्टर सदस्यों की संख्या 42 थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति की स्थापना के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ के संविधान को तैयार करने का कार्य विल्सन की अध्यक्षता में 19 प्रतिनिधियों के एक समिति को सौंपा गया था। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का संविधान लागू कर दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था, जो कि राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया था। तो ये क्षेत्र को विभाजित करके किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, क्षेत्र को विभाजित करके किया था। इसमें दिया गया है कि ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था,
राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे पर समाधान क्षेत्र को विभाजित करके किया था। राष्ट्र संघ ने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में जो कार्य किए वे ऐतिहासिक महत्व के थे। राष्ट्र संघ के माध्यम से लोग यह समझ सके कि बिना युद्ध के शांति स्थापित किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपको बताना है कि इसमें रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 1919 में पारित किया गया था। इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 1919 ईस्वी। रॉलेट कानून 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की थी। यह कमेटी यह जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी कि भारत में किस तरह की क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित षड्यंत्र फैले हुए हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 25 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो हंटर समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, हंटर समिति का गठन किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। इसका गठन अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में की गई थी। इस समिति में 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। इस कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कांग्रेस ने भी इसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो ये किया गया था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। इसमें दिया गया है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और पहले महासचिव चमन लाल थे। एटक के गठन के बाद ट्रेड आंदोलन में काफ़ी तेजी आई तथा आगे चलकर एटक राष्ट्रीय आंदोलन एक घटक बन गया। कांग्रेस के कई बड़े नेता इससे संबंधित रहे थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताना है। तो इसमें उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, जो कि ये औद्योगिक क्रांति का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली परिवर्तन है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ यूरोपीय देशों के औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ तो ब्रिटिश से हुआ है, किंतु यह शीघ्र ही यूरोप में फैल गया। विकसित औद्योगिक का प्रयोग इस औद्योगिक क्रांति का आधार रहा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डाम्बी एंड सन कब प्रकाशित किया गया था। तो ये प्रकाशित किया गया था 1848 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 1848 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। फिर उसके बाद आता है चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डाम्बी एंड सन अप्रैल 1848 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यह उपन्यास एक शिपिंग फार्म के मालिक के भाग्य का वर्णन करता है, जो अपने नक्शे कदम पर चलने वाले बेटे की कमी से निराश है। शुरुआत में उसने अपनी बेटी के प्यार को अस्वीकार कर दिया और अंततः अपनी मृत्यु से पहले उसके साथ मेल मिलाप कर लिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि पटना का पुराना नाम क्या था। तो पटना का पुराना नाम क्या था, इसको बताना है। पटना का पुराना नाम जो है पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद, जो कि ये तीनों पटना के पुराने नाम हैं। उपरोक्त में से तीनों, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ये जो कि बिहार स्टेट 2023 का सभी क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का। इसमें दिया गया है कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद था। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंशीय शासक उदयन ने किया था। आगे चलकर यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनी तथा काफ़ी समय तक यह राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रही। 7वीं शताब्दी में जब कन्नौज का उदय हुआ, तब जाकर पाटलिपुत्र की महत्व में कमी आने लगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था।
तो ये पारित किया गया था 1863 ईस्वी में, कोलकाता में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसमें दिया गया है कि भारत में पहली बार 1863 कोलकाता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। कोलकाता धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, अमेरिका। फिर उसके बाद दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरा यूरोप आर्थिक रूप से टूट चुका था तथा महंगाई एवं बेरोजगारी यहाँ चरम पर थी। ऐसे समय में अमेरिका ने यूरोपीय देशों को सराहा दिया तथा वहाँ कई आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, काठमांडू। फिर इसमें दिया गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। संघ का सचिवालय यानी कि मुख्यालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में स्थित किया गया। वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। तो कौन कौन से देश हैं इसमें? तो अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका है। ये 8 देश जो कि सार्क के सदस्य हैं। सार्क का मुख्य उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना के समय में 7 सदस्य देश थे। वर्ष 2007 में अफ़गानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कौन सी 3 देशों में आई थी? तो ये सबसे पहले चीन में आया था, फिर उसके बाद जापान और कोरिया में। ये सबसे पहले मुद्रण तकनीकी सबसे पहले इन तीनों देशों में आया था। मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया देशों में आई थी। इन देशों में प्रयोग होने के बाद धीरे धीरे यह तकनीकी विश्व के अन्य देशों में आई। भारत में मुद्रण तकनीकी को पुर्तगालियों ने लाया था। मुद्रण तकनीकी लोगों को धीरे धीरे जागरूक बनाना शुरू कर दिया। इसी ने भारत में पढ़े लिखे मध्यम वर्ग को जन्म दिया। इसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो इसमें बताना है आपको कि भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में बताना है। तो इसका जो है आंसर होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये चीन से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, चीन से मैकमोहन रेखा भारत को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात ये जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक में नहीं है? तो अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम नहीं है? तो ये है ताप्ती। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ताप्ती, जो कि अमरकंटक से उद्गम स्थल नहीं माना जाता है। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से नहीं है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये थे अरब के नाविक। ऑप्शन नंबर 20 है इसमें, अरब के नाविक के द्वारा मानसून शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इसमें दिया गया है कि सर्वप्रथम मानसून शब्द का अरब देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। भारत आने वाले अरब नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। पवन तंत्र की दिशा उल्टा जाने के कारण इन्हें लाभ हुआ। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 अंश दक्षिणी के बीच रहता था।
फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसमें दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग यह वनस्पति मिलती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है। तो पर्वतीय वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, इसके बारे में बताना है इसमें। तो इसमें जो पाया जाता है वह चेस्टनट जो कि ये पर्वतीय वृक्ष है, यह वनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें कि चेस्टनट जो कि पर्वतीय वृक्ष है, ये वन में पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टन जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि दाचिंग जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है दाचिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। दाचिंग जो जम्मू कश्मीर में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 141 वर्ग किलोमीटर है। दाचिंग को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस पार्क को हंगुल या कश्मीर हिरण के लिए जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है, तो ये बिहार। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, बिहार। इसमें दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य में है। अन्य 4 से शीर्ष घन जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल जो कि 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829 और हरियाणा 573। जबकि भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो ये 1921 को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 1921 को। इसमें दिया गया है कि जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में वर्ष 1921 को जाना जाता है। वर्ष 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास की स्थिति आई, जिसका कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जमुना के नाम से जाना जाता है। इसमें दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, केनुला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है। तो ये जो है 70%। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 70% वनाच्छादित है। भूटान के क्षेत्रफल का लगभग 70% वनाच्छादित है। भूटान लैंड ऑफ थंडरबोल्ट उपनाम से प्रसिद्ध है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। टोस, संकोस, वाचुंग, कुलोंग की निकी यहाँ की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, 8848। फिर उसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट का विस्तार नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों कि भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो पर्यटन पर। ऑप्शन नंबर सी, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो पर्यटन पर आधारित है। इसमें दिया गया है कि भूटान अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। भूटान में पर्यटन राजस्व 1995 में 5.00 बिलियन अमेरिकी डॉलर या सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1.7% था। 26 साल के अंदर देश की पर्यटन पर निर्भरता काफ़ी बढ़ गई। वर्ष 2019 में पर्यटन का राजस्व 120
मिलियन था, जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 4.7% था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है, 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्नता क्या होगी? तो इसमें होगा कि 1:1,00,000। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 1:1,00,000 होगा। फिर इसमें दिया गया है कि 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न 1:1,00,000 होगी, यानी कि मानचित्र पर 1 इकाई दूरी या 1 सेंटीमीटर तथा 1,00,000 इकाई दूरी की धरातल पर 1,00,000 सेंटीमीटर के रूप में पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं? तो ये मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। पृथ्वी के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। भौतिक मानचित्र प्राकृतिक लक्षणों जैसे पर्वत, मैदान, पठारों, जलवायु के तत्वों तथा वनस्पतियों आदि को दर्शाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये संभावित, विकसित, स्टॉक और रिजर्व, इन तीनों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यानी कि उपरोक्त इसमें सभी सही हैं। इसमें दिया गया है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को संभावित संसाधन, विकसित संसाधन और रिजर्व के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। समाप्तिया के आधार पर संसाधनों को नवीनीकरण योग्य और संसाधन अनवीनीकरण योग्य संसाधन में वर्गीकृत किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्ध है? तो क्या समृद्ध है? तो कोयला समृद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और कोयला जमा में प्रसिद्ध है। भारत के कोयला निक्षेप का 80% भाग बिटुमिनस प्रकार के तथा गैर कोकारी श्रेणी का है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पर्यटन एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तो ये किस में है? तो ये है पंजाब में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, पंजाब में है। इसमें दिया गया है कि बोए गए क्षेत्र का पर्यटन एक राज्य दूसरे राज्यों में बहुत भिन्न है। यह पंजाब में कुल क्षेत्र का 80% से अधिक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है, XXQ 3181 निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो ये सरसों, तंबाकू और जूट, ये तीनों जो कि वाणिज्यिक फसल है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। सरसों, तंबाकू, जूट, गन्ना, चाय आदि भारत में वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशी जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि निया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और अकेले 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। तो ये महासागर और मीठे पानी, ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, महासागर और मीठे पानी। तो दुनिया के पानी का कुल मात्रा 96.5% महासागर के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में मौजूद हैं। इसका 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में पाया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो ये 3/4 हिस्सा। ऑप्शन नंबर इसका सही है। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें 56 है कि पानी का कमी क्या है? तो पानी का कमी क्या है? तो पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताज़े पानी के संसाधनों की कमी है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। फिर उसके बाद आता है इसमें पानी की कमी के एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताज़े पानी के संसाधनों में कमी होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो तेल का सबसे पुराना उत्पादक कौन सा है? तो असम है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, असम। इसमें दिया गया है असम तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। डिगबोई, नरकटिया और मोनर हुगिरीज इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग का
चट्टानों में पाया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो ये मैग्नीज का खनन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। इसमें दिया गया है कि बालाघाट खानों से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज निक्षेपण लगभग सभी भूगर्भीय संरचनाओं में पाया जाता है। हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम से संबंध है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला और झाबुआ जिलों तक विस्तृत है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि इसमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये है गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर 20 में सही है, गंगा डॉल्फिन, जो कि केवल भारत में ही पाया जाता है। तो गंगा डॉल्फिन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, जो कि स्थानीय भाषा में इसे सोंस कहा जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता ये सुंदरलाल बहुगुणा है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। ये लोग वृक्षों को काटने से बचने के लिए पेड़ों से चारों तरफ से मानवीय घेरा बना लेते थे। इसी को चिपको आंदोलन कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, असम। इसमें दिया गया है कि असम राज्य में खनिज तेल का भंडार स्थित है। असम राज्य में डिगबोई, नहरकटिया तथा हगजीरन मोजारा महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं, जो कि गुजरात के तेल क्षेत्र अलंकेश्वर, काजोल, महसाड़ा तथा लुनेज हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो सिंगरौली राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर इसका सही मध्य प्रदेश। इसमें दिया गया है कि सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार के गैर कोकाकारी श्रेणी का है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि के आधारित नहीं है? तो उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसमें जो आता है वह सीमेंट है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, सीमेंट। इसमें दिया गया है कि सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग हैं। सीमेंट उद्योग जो कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है कि इसमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग जो कि ये चीनी उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। अन्य उपभोक्ता उद्योगों दंतमंजन, कागल, पंखे, सिलाई मशीन आदि हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो समुद्र मार्ग के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही है, समुद्र मार्ग के द्वारा। तो भारत में सर्वाधिक विदेशी व्यापार समुद्र मार्ग के द्वारा होता है। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्य व छोटे पत्तन हैं। ये पत्तन देश के 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 9 डाक क्षेत्रों को बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इसमें दिया गया है कि भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम, यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो कि हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय है तथा भुवनेश्वर में ईस्टर्न कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय है। कोलकाता में पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे अधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है? तो मानिसराम। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, मानिसराम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानिसराम नामक स्थान पर होती है। मानिसराम जो कि ये मेघालय राज्य की खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित है। फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69 है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरोरा निकलती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। काली मृदा कपास खेती के लिए उचित मानी जाती है और कपास की मृदा के नाम से भी जानी जाती है। तो काली मिट्टी को कपास मृदा के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार मृदा दक्कन पठार क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी भागों में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये पटना में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। इसकी बुनियादी नवंबर 1984 में रखी गई थी। तब इसका नाम म्यूनिसिपैलिटी था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1982 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में हुई थी। बिहार राज्य जल विद्युत निगम एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। यह बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, उनके रखरखाव, ऊर्जा के उत्पादन एवं बिक्री संलग्न है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 73 है जारूजेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये पोलैंड के थे। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। जारूजेलेस्की पोलैंड के राष्ट्रपति थे। यह पोलैंड का एक सैन्य अधिकारी, राजनेता और तानाशाह था जिसने पोलिस जनवादी गणराज्य पर 1981 से लेकर 1989 तक पोलैंड के शासक के रूप में कार्य किया। वह पोलिस जनवादी गणराज्य का 1981 से 1985 तक प्रधानमंत्री रहा और 1985 से 89 तक पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी। तो ये इंग्लैंड में हुआ था गौरवपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी। इंग्लैंड के राजा बदला, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली, कहीं खून की एक कतरा नहीं गिरा। इस क्रांति के बाद ही ब्रिटेन की सांसदीय व्यवस्था बीजारोपण हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है कि लोकतांत्रिक की सर्वमान्य परिभाषा दिया तो किसने दिया था। तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाया गया एक क्या है, एक शासन पद्धति है। यहाँ लोगों से तात्पर्य है जनता। इस प्रकार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया जाना एक शासन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है। तो ये चीन में है कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था उपरोक्त देशों में से चीन में स्थापित हुई थी। चीन ने 1949 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त की तथा 1949 में ही माओ तुंगू के नेतृत्व में वहाँ कम्युनिस्ट शासन की व्यवस्था स्थापित हुई। चीन के पहले सोवियत रूस में 1919 में ही कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, जो कि विश्व की पहली कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है। तो ये चुनाव होता है भारतीय राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव भारत के राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों के निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों, यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, संख्या को एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़ कर प्राप्त होता है। इसमें दिया गया है कि निश्चित मतों का भाग बराबर कुल वैध मत बटे 1 + 1 = 2 + 1, ये जो कि इसका फार्मूला है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है। तो पहला देश जो कि ये न्यूजीलैंड था। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। न्यूजीलैंड 1893 में सभी लोगों को समान मतदान अधिकार देने वाला पहला देश बना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है।
तो ये अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो कि सर्वथा उचित है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए हैं। तो आइए उन 7 मूल अधिकारों को जानते हैं। तो पहला जो कि समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि यह अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फिर उसके बाद आता है चौथा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिर पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, जो कि ये 29 से 30 तक है, 29-30 है। फिर छठवां है कि संपत्ति का अधिकार, ये अनुच्छेद 31 में है। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि ये अनुच्छेद 32 में है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी रूप से अधिकार बना दिया गया है। अतः वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता। राज्यसभा के सभापति को तब पद से हटाया जा सकता है जब उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है कि किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उपचुनाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। किसी व्यक्ति या मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है तो उसे उपचुनाव कहा जाता है। फिर इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 82 है कि मतदान करने की कमी से कम उम्र क्या होता है। तो ये 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। मतदान करने का कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। तो मतदान करने का कम से कम 18 वर्ष की, हालांकि 1988 से पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, जो कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव में वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे। तो कौन थे? तो ये टी.एन. शेषन थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। टी.एन. शेषन जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे, वे भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वे 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक इस पद पर रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें भारतीय चुनाव प्रणाली में कई बदलाव किए। मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत भारत के उन्हीं के द्वारा की गई थी। वर्ष 1996 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो बिहार जो है बंगाल से 1912 में अलग हुआ था, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट ने बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बिहार बनाने का आदेश दिया था। बंगाल को अलग प्रांत घोषित किया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत की विविधता उद्घाटन किया था। 1936 में बिहार जो है उड़ीसा से अलग कर दिया गया, ना कि बिहार बंगाल से अलग हुआ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? 1962 ईस्वी में। भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। यह दोनों के बीच उनकी विवाद सीमा को लेकर संघर्ष था। चीनी सेना ने भारत पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया, जिससे भारतीय सेना सरकार को आश्चर्यचकित कर दिया और भारत ने संघर्ष के जवाब में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है कि अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है। तो ये सीनेट कहा जाता है। अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। तो अमेरिका में व्यवस्थापिका का कांग्रेस कहा जाता है। इसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा जो कि लोकसभा होता है और सीनेट जो कि राज्यसभा होता है। तो सीनेट कांग्रेस का उच्च अथवा द्वितीय सदन है। सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि सीनेटर चुने जाते हैं, चाहे वे उसी राज्य की कितनी भी आबादी हो। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो ये आर्थिक बराबरी, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक बराबरी, जो कि ये समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। आर्थिक बराबरी जो कि ये समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या
विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। फिर अनुच्छेद 16 में है रोजगार के अवसर की समानता। फिर अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो ये 2002 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नए अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई कि राज्यों में से 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसमें यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत जो कि ये भारत के लिए सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। भारत में धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता के सभी अवधारणाएं विद्यमान है। हमारे देश में भारत में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। तो अभिप्राय क्या होता है? तो समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता की भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है कि समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिकाएं होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है कि इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करता है? तो इसमें जो कि विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ये जो कि लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है, जो कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। तो आज हम लोगों ने बिहार स्टेट जो कि ये 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये सभी सामाजिक विज्ञान के थे, तो इसको सॉल्व किए हैं। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।